हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय केटी सर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ग आस्टिकथीज को। इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं जो क्लासिफिकेशन किया गया था वर्टिब्रेट्स का। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो वर्टिब्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया है इसे खास रूप से दो डिवीज़न में बांटते हैं, जिसमें जो सबसे पहला था ए नैथोस्टोमेटा और दूसरा था नैथोस्टोमेटा। तो जिसमें हम पहले वर्ग को साइक्लोस्टोमेटा को पढ़ चुके हैं, साथ ही हम कॉन्ड्रिक्थिज को भी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं, साइक्लोस्टोमेटा में 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। और इनमें अगर ख़ास रूप से एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो जो एग्जाम्पल है इनका, एग्जाम्पल में पेट्रामाइजान लैम्प्रे मिक्सिन हैग फिश, ये इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। और इसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो जो दूसरा था हमारा, दूसरे नंबर पे हमने आपको बताया था वर्ग कॉन्ड्रिक्थिज को। तो कॉन्ड्रिक्थिज का हमने जनरली जो एग्जाम्पल लिया था तो उसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो सबसे पहला एग्जाम्पल है जबड़ा रहित जो कैसेरकी हैं, जो कि पेट्रामाइजान किस वर्ग में शामिल किया गया है, इसको साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। जबकि जो नंबर अ और ब है ये कॉन्ड्रिक्थिज का एग्जाम्पल है, जिसमें स्कालियोडान जो पहला एग्जाम्पल है ये वाला, ये स्कालियोडान फिश का है। जबकि जो दूसरा है पिस्टिस आरा मछली का है। तो देख रहे हैं इसके सामने का जो भाग है वो एक तरह से पूरा नुकीला नुकीला जैसा दिख रहा है, जैसे आरा होता है, सेम उसी तरह का इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसी वजह से इसे आरा मछली भी नाम दे देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्ग आस्टियोकिथीज क्या है और इसमें इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वर्ग आस्टियोकिथीज की, तो जनरली इसमें क्या होता है कि इस वर्ग की जितनी भी मछलियाँ होती हैं, ये मछलियाँ खास रूप से इनमें क्या होगा कि एक तरह से इस वर्ग की मछलियाँ लवड़ी तथा अलवड़ी दोनों प्रकार के वाटर बॉडी के अंदर, जल के अंदर पाई जाती हैं। और इनका जो अंतः कंकाल होता है वो अस्थिर होता है, मतलब वो स्थिर नहीं होता है। जो वर्टिब्रेट होते हैं वो पूरी तरह से वर्टिब्रल कॉलम इनका विकसित नहीं होता है, अर्थात रीढ़ की हड्डियाँ पूरी तरह से विकसित नहीं होती। इनका शरीर धारा रेखित होता है, जैसे नाव होती है, नाव के आकार का। तो नाव का अगला सिरा और पिछला सिरा आप देखते हैं नुकीला होता है। तो सेम इसी तरह की ये मछलियाँ भी होती हैं। और मुख्यतः इनके जो अग्र सिरे होते हैं वो अंत तक होते हैं। तो इनका जो अग्र सिरे होंगे वे अंत में होंगे, तो आगे का जो सिरा होगा वो पूरी तरह से अंत में होगा। इसमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र भी पाए जाते हैं जो दोनों ओर अपर कुलम से ढके होते हैं। तो अपर कुलम क्या होता है, एक ढक्कन नुमा संरचना होती है जिससे ये ढके रहते हैं। त्वचा जो होती है ये साइक्लोसायड टीनोयोड सल्क से ढकी रहती है और इनमें वायुकोष उपस्थित होता है। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पे तो उत्प्लावन में ये सहायक करते हैं। तो उत्प्लावन बल आपने फिजिक्स में पढ़ रहा होगा। तो ये क्या करते हैं कि पीछे की तरफ जल को ढकेलने का काम करते हैं। तो बेसिकली जल तो पीछे जाएगा नहीं, तो ऐसी स्थिति में इनमें जो बल कार्य करेगा, इस वजह से मछलियाँ आगे की तरफ बढ़ने लगती हैं। तो हृदय में 2 प्रकोष्ठ होता है, तो जाहिर सी बात है एक अलिंद होगा और दूसरा क्या होगा, निलय होगा। ये सभी असमतापी होते हैं और इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, अर्थात इनमें लैंगिक जनन की क्रिया होती है। ये अधिकांशतः जो होते हैं, ज़्यादातर स्थिति में अगर हम इस वर्ग के प्राणी को अगर देखें तो ये अंडज होते हैं, अर्थात ये अंडे देने का कार्य करते हैं। और निषेचन की क्रिया इनमें होती है, मतलब बाहर की तरफ होती है। और जो परिवर्धन होता है वो भी प्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा वो डायरेक्टली होता है। साथ ही अगर देखें इसका एग्जाम्पल तो समुद्री एक्सोसिस्टस जिसे उड़न मछली कहते हैं, हिप्पोकैम्पस है जिसे समुद्री घोड़ा कहते हैं, अलव सॉरी अलवड़ीय लेबियो है जिसे रोहू मछली कहते हैं, कुत्ता मछली है, कलेरियस है, मांगुर जिसे बोलते हैं, एक्वेरियम बेटा है जिसे फाइटिंग फिश कहा जाता है, और पेट्रो इप्सन है जिसे एंगज मछली भी नाम देते हैं। तो इसका आप फिगर यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरह से। यहाँ पे ये वाला जो पहला फिगर है ये समुद्री घोड़ा का है, तो इस तरह से यहाँ पे आप देखिए। और जो फिगर नंबर ब है ये कतला मछली का है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से
ये एम्फीबिया का एग्जाम्पल है, इसे अभी हम बाद में देख लेते हैं। तो दूसरे वर्ग में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वर्ग एम्फीबिया, जिसे उभयचर कहते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ग्रीक वर्ड है। एम्फी का मतलब होता है दो और बायोस का मतलब है जीवन। ये दो तरह के जीवन यापन करते हैं, अर्थात ये उभयचर होते हैं। उभयचर का मतलब होता है ये जल में भी रहते हैं और स्थल पे भी, दोनों स्थानों पे ये इजीली सरवाइव कर सकते हैं। तो जब फेवरेबल कंडीशन होती है, बारिश का सीजन होता है, तो ऐसी स्थिति में जो एम्फीबियंस प्राणी होते हैं वो वाटर के अंदर अपना जीवन यापन करते हैं। और जब पूरी तरह से सूखे जैसी स्थिति होती है, इनफेवरेबल कंडीशन होती है, तो ऐसी स्थिति में ये प्राणी क्या करते हैं, स्थल पे पूरी तरह से सरवाइव करने का कार्य करते हैं। इनका जो शरीर होता है वो सिर तथा धड़ में विभाजित होता है और कुछ पूंछ में उपस्थित पाई जाती है, कुछ में पूंछ जो होती है वो उपस्थित होती है, पूंछ पाई जाती है अर्थात, और कुछ जो उभयचर होते हैं उनमें पूंछ नहीं होती है। उभयचर की जो त्वचा होती है वो नम होती है और सल्क रहित होते हैं, इस पर किसी भी तरह से कोई रोम वगैरह अलग से नहीं होते हैं। नेत्र पलक वाले होते हैं, तो इनकी जो आंखें होती है उस पर पलकें देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें एम्फीबिया प्राणी की, तो जो एम्फीबिया होते हैं इनमें जो कर्ण होगा अर्थात जो कान वाला भाग होगा वो कर्ण पटल इनमें पाया जाएगा। तो जैसे आप देखें ईयर पिन्ना जो ह्यूमन बींग्स होता है उसमें ईयर पिन्ना होता है जिसे कर्ण पल्लव कहते हैं, उस तरह से एम्फीबिया के अंदर भी कर्ण पटल होता है। आहार नाल मूत्राशय तथा जनन पथ जो होते हैं एक ही कोष्ठक में खुले होते हैं, जिसे हम अवस्कर कहते हैं, और जो बाहर की तरफ खुलता है। श्वसन की जो क्रिया होती है वो क्लोम तथा फुफ्फुस और त्वचा के माध्यम से होती है। जनरली इनमें अगर हृदय की हम बात करें तो हृदय 3 प्रकोष्ठ वाला होता है, 3 चैम्बर वाला होता है, जिसमें 2 अलिंद तथा एक निलय होता है। ये असमतापी प्राणी होते हैं, एक जैसे तापमान में नहीं पाए जाते हैं, जिनमें नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन की क्रिया इनमें वाह्य होती है, वाह्य निषेचन होता है। ये अंडोत्सर्जन करते हैं अर्थात ये अंडे उत्पन्न करने का काम करते हैं, तथा इनका जो भ्रूणी विकास होता है वो प्रत्यक्ष रूप से अथवा लार्वा के द्वारा ही होता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो बूफो, जिसे टोड कहते हैं, ये भारतीय मेढक भी कहा जाता है इसे, और राना टिग्रीना। तो ये जो टोड है ये पूरी तरह से भारत में ज़्यादातर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ये जो राना टिग्रीना है ये ज़्यादातर इंडिया में ही पाया जाता है। इसी के साथ हायला है जिसे वृक्ष मेढक भी कहते हैं, इसे भी आप कभी कभी देखते हैं कि कुछ प्लांट्स पे ये एक तरह से वहीं पे अपना जीवन यापन करते हैं, उसी पर ज़्यादातर पाए जाते हैं। सैलेमेंड्रा है जिसे सैलामेंडर भी कहते हैं, और इक्थियोफिस है जिसे पादरहित उभयचर कहते हैं। तो इसका आप यहाँ पे फिगर देख पा रहे हैं, यहाँ पे जैसे ये फिगर आपको पहला दिख रहा है, इसमें सैलामेंडर है जो कि आपको छिपकली जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा घड़ियाल जैसा स्ट्रक्चर है इसका, और इसी तरह से दूसरे नंबर पे आपको जो दिख रहा है वो मेढक है। तो ये दोनों के दोनों प्राणी क्या होते हैं, उभयचर होते हैं, दोनों तरह के एटमॉस्फेयर में ये पूरी तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। अब अगली कड़ी में हम देखेंगे यहाँ पे वर्ग सरीसृप, जिसे रेप्टाइल्स कहते हैं। और सरीसृप की खास बात ये होती है कि ये रेंगने तथा सरकने के द्वारा गमन करते हैं। तो इन्हें सरीसृप इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि ये रेंग कर चलते हैं। तो इनमें मुख्य रूप से जो सांप होते हैं जो रेंग के चलते हैं वो ज़्यादातर इस वर्ग में शामिल किए जाते हैं। ये सब अधिकांशतः जो होते हैं ये स्थलीय प्राणी होते हैं, मतलब एक तरह से जल में नहीं पाए जाते हैं, और इनका शरीर जो होता है शुष्क सल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। तो पूरे बॉडी पे एक केराटिन के द्वारा निर्मित एक सल्क होती है, एक परत होती है, जिसके द्वारा इनका पूरा का पूरा बॉडी धंसा रहता है, जिसे हम लोग प्रसल्क भी कहते हैं। इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं, मतलब जो ईयर पिन्ना सॉरी जो इसमें कान होता है उसमें छिद्र नहीं होगा। तो एक तरह से ये क्या करते हैं, वाइब्रेशन होता है उसे ये महसूस करते हैं और उसके द्वारा ये अपने शत्रुओं से अपनी सुरक्षा करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो कर्णपटल होती है, कर्णपटल वाह कान का प्रतिनिधित्व करता है और 2 जोड़ी पाद उपस्थित होते हैं। तो जो पैर होते हैं इनमें 2 जोड़ी होते हैं,
हृदय सामान्यतः इनका 3 प्रकोष्ठ वाला होता है, तो 3 चैम्बर इनके हार्ट के अंदर भी देखने को मिलता है। साथ ही अगर हम बात करें मगरमच्छ की, तो मगरमच्छ भी रेप्टाइल्स में शामिल किया जाता है, लेकिन मगरमच्छ के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, उसके हृदय के अंदर, उसके हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, तो जिसमें 2 अलिंद तथा 2 निलय होंगे। सरीसृप जो होते हैं असमतापी होते हैं, तो आपने देखा कि इसके पहले जो एम्फीबिया था वो भी एक तरह से असमतापी था। सर्प तथा छिपकली अपनी सल्क को त्वची केंचुल के रूप में छोड़ते हैं। तो आपने देखा होगा कि जनरली कभी कभी जो सर्प होते हैं या छिपकलियाँ होती हैं, उनसे एक लेयर जैसी, सेम उन्हीं की संरचना की जैसी एक लेयर होती है, जिसे हम लोग केचुल कहते हैं। अब ये इनमें जो लिंग अलग अलग होंगे, मेल और फीमेल अलग होंगे, और निषेचन की क्रिया तब कैसी होगी, आंतरिक निषेचन होगा। ये सब अंडज होते हैं तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, तो ये भी क्या करते हैं, अंडे देने का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो इनमें जैसे किलोन है जिसे टर्टल कहते हैं, टेस्ट्यूडियो है जिसे टॉर्टाइज कहते हैं, केमलियन है जो कि वृक्ष छिपकली कही जाती है, केलोटस है जिसे बगीचे की छिपकली कहते हैं, एलिगेटर है जिसे ऑलरेडी एलिगेटर ही बोलते हैं, और क्रोकोडाइलस है जिसे घड़ियाल हम लोग कहते हैं, हेमीडेक्टाइलस है जिसे घरेलू छिपकली नाम देते हैं, जहरीले सर्प जैसे नाजा नाजा कोबरा होता है, और वगैरह है जिसे क्रेत या वाइपर। ये सब इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हैं कि ये सब इसमें फिगर भी दर्शाया गया है। तो जो पहला है फिगर नंबर ए, ये है वृक्ष की छिपकली, तो जो ज़्यादातर किसी प्लांट पे ही सरवाइव करती है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे घड़ियाल आप देख रहे हैं, ये भी एक तरह से रिंग के चलता है, और इसमें आप देख रहे हैं 4 पैर भी, 2 इस साइड पाए जाते हैं। इसी तरह से कछुआ जिसे किलोन बोलते हैं, इसमें भी आप देख रहे हैं 4 पैर हैं, 2 आगे की तरफ 2 पीछे की तरफ, ये भी रिंग के चलने का काम करता है। साथ ही आप यहाँ पे सर्प नाग को देख रहे हैं, और ये सभी क्या है, सरीसृप वर्ग में शामिल किए जाते हैं। अगले नंबर पे हम यहाँ पे देखेंगे जो नेक्स्ट वर्ग है, उसमें हम बात करेंगे वर्ग एबीज की, जिसे हम लोग बोलते हैं पक्षी वर्ग। तो एबीज का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता से होता है। कुछ ऐसे भी पक्षी होते हैं जो नहीं उड़ते हैं, अगर उनकी हम बात करें तो जैसे जो ऑस्ट्रिच होता है, शुतुरमुर्ग होता है, वो उड़ता नहीं है। इनमें चोंच पाई जाती है, और चोंच के माध्यम से ही ये क्या करते हैं, अपना भोजन करते हैं। बाकी कोई भी कार्य इन्हें ज़्यादातर करता है, तो ज़्यादातर ये कार्यों के लिए चोंच पे ही डिपेंड होते हैं। इनमें अग्रपाद जो होता है वो रूपांतरित होकर पंख के रूप में विकसित हो जाता है। तो अगला पैर जो इनका होगा, इस वर्ग के एबीज वर्ग के प्राणियों का, तो होते इनमें भी 4 पैर हैं जैसे जानवरों के अंदर होते हैं, लेकिन जो अगला पैर होता है वो बेसिकली डेवलप करके वो पंख के रूप में विकसित हो जाता है। इवोल्यूशन के कारण ऐसा हुआ है, और अब ये पंख इनमें खास रूप से इनको उड़ने में सहायता करता है। और जो पश्चपाद होता है, पिछला पैर जो होता है, वो सामान्यतः उस पर सल्क में रूपांतरित होकर चलने तथा पेड़ों की शाखाओं आदि को पकड़ने में ये सहायता करता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, त्वचा इनकी जो होती है वो भी शुष्क होती है। पूंछ में तेल ग्रंथियों को छोड़कर कोई त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती, तो इनकी पूंछ के अंदर ऑयली ग्लैंड होती है। अब इनमें जो अंतः कंकाल होगा वो लंबी अस्थियां इनकी होती हैं जो खोखली होती हैं, वायुकोश युक्त होती हैं जिनमें एयर सैक होते हैं। साथ ही अगर हम बात करें, इनमें पाचन पथ जो होता है, सहायक संरचना क्राप तथा पोसड़ी होती है। तो इनमें पाचन मार्ग भी, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी इनका विकसित होता है। हृदय पूर्ण 4 प्रकोष्ठ का बना होता है, और ये भी क्या होते हैं, एक तरह से समतापी होते हैं, होम्योथर्मस होते हैं। एक जैसे तापमान में ही ज़्यादातर ये क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप नियत बना रहता है। और जैसे ह्यूमन के बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.4 फ़ारेनहाइट के आसपास होता है, तो उसी तरह से इनके बॉडी का टेम्परेचर भी हमेशा मेंटेन रहता है। श्वसन जो होता है फुफ्फुस के द्वारा होता है, अर्थात इनमें फेफड़े विकसित होते हैं, और वायुकोश फुफ्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण कर लेता है। इसी तरह से अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो इसमें जैसे कार्वस है जिसे कौवा बोलते हैं, कोलम्बुआ है जिसे कपोत, सिटुकुला है जिसे तोता बोलते हैं, और यहाँ पे देखेंगे स्ट्रियो है जिसे ऑस्ट्रिच कहते हैं, पैवो है जिसे मोर कहते हैं, डायटीज है जिसे पेंगुइन पक्षी नाम आपने सुना होगा, सुडोगाइपस है जिसे गिद्ध कहते हैं। तो ये सब इसके बायोलॉजिकल नेम है इसका।
इसका जो नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे जो नामकरण किया गया है, तो ये इसका सब बायोलॉजिकल नेम है और बाकी ये इसके जनरल नाम है जो कि हम सामान्य रूप से उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वर्ग स्तनधारी को, जिसे हम लोग बोलते हैं मैमल्स। तो मैमल्स क्या होते हैं? अब स्तनधारी की अगर हम बात करें तो स्तनधारियों की अगर हम बात करें तो इस वर्ग के जितने भी प्राणी होते हैं ये सभी प्रकार के वातावरण में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। और जैसे कि ध्रुवीय ठंडे भाग होते हैं, रेगिस्तान, जंगल, घास, अंधेरी गुफा आदि, इन सभी भागों में इस संघ के या इस वर्ग के जो प्राणी होते हैं वो सरवाइव कर सकते हैं। साथ ही इनमें कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जो उड़ने तथा पानी में रहने के प्रति भी अनुकूल होते हैं। तो और अगर देखें स्तनधारियों का जो सबसे मुख्य लक्षण होता है, ये इनमें यही लक्षण होगा कि ये दूध उत्पन्न करने में ज़्यादातर सक्षम होते हैं। क्योंकि ऐसा इनमें इस वजह से होता है क्योंकि इनमें स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, मेमरी ग्लैंड्स होती हैं जिनसे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं, जो पैर होते हैं, जो चलने, दौड़ने तथा वृक्ष में चढ़ने व बिल में घुसने आदि के काम में उपयोग किए जाते हैं। इनकी जो त्वचा होती है उस पर रोम पाए जाते हैं। तो और वह कर्णपल्लव होता है, तो बाहरी ईयर पिन्ना होता है। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत भी पाए जाते हैं, जिनमें जो मसूड़े होते हैं वो गर्तिका में लगे होते हैं। तो मैंने आपको एक टाइप दांत का 10th स्टैंडर्ड में बताया है कि गर्त दंती। तो जो गर्त दंती वाली कंडीशन होती है, तो जो दांत होते हैं वो बोनी सॉकेट में फिट होते हैं। मतलब वो जो हमारा जबड़ा होता है उसमें एक सॉकेट जैसी संरचना होती है, उसके अंदर वो लगे होते हैं, तो उसी को गर्तिका कहते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि हृदय जो होते हैं स्तनधारियों में, जो हृदय होगा ये 4 चैम्बर वाला होगा। इसमें 2 अलिंद तथा 2 निलय पाए जाएंगे और ये पूरी तरह से विकसित होगा। श्वसन की जो क्रिया होगी पेशी डायफ्राम के द्वारा संपन्न होती है। और इसमें भी जो लिंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अर्थात मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। और निषेचन की क्रिया आंतरिक रूप से होती है। कुछ प्राणियों को छोड़कर सभी स्तनधारी ज़्यादातर क्या करते हैं, ये बच्चे को जन्म देने का कार्य करते हैं, अर्थात ये जरायुज होते हैं जो बच्चों का जन्म देते हैं। और इनका जो परिवर्धन होता है ये प्रत्यक्ष रूप से संपन्न होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो उदाहरण के तौर पे अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें अंडज है, जैसे ऑर्निथोरिंकस है, प्लेटिपस या फिर इसे डकबिल बोलते हैं, जरायुज है जिसे मैक्रोपस कंगारू कहते हैं, टैरोपस है जिसे फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं, केमिलस है जिसे ऊंट बोलते हैं हम लोग, मकाका है जिसे बंदर कहा जाता है, रैट्स चूहे हैं, केनिस कुत्ता है, और फेसिस है बिल्ली, एलिफस हाथी। ये सब इसके अच्छे एग्जाम्पल है और यहाँ पे आप इनको फिगर में भी देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप जैसे पहले फिगर में अगर हम देखें तो जो पहला फिगर है वो डकबिल का है, जबकि फिगर नंबर बी में आप एक कंगारू देख रहे हैं। यहाँ पे इसका ये बच्चा है और ये क्या करता है, ये भी स्तनधारी प्राणी है। इसी तरह से जो चमगादड़ है पक्षी है, लेकिन ये भी स्तनधारी में आता है क्योंकि ये भी अपने बच्चे को दूध पिलाने का काम करता है। और लेटेस्ट में आपने कोरोना से रिलेटेड काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त की होंगी, उसमें आपको जो अभी तक की जानकारी मिली है कि चीन से जो कोरोना वायरस फैला वो ज़्यादातर इसी चमगादड़ की वजह से फैला। तो वास्तव में चमगादड़ के अंदर कई टाइप के वायरस होते हैं और ये वायरस एक तरह से इनके प्रति ये पूरी तरह से एडॉप्ट होता है और ये डिफरेंट प्लेसेस पे स्थानों पे पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनमें लगभग 60 प्रकार के कई तरह के वायरस होते हैं। तो उस पर ऑलरेडी वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, देखेंगे क्या होता है। तो आइए इस यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, इसमें हम देख लेते हैं कि अलग अलग जो संघ हैं प्राणी हैं उनकी क्या खासियत होती है। तो जैसे सबसे पहला जो संघ है जिसे हम लोग बोलते हैं संघ पोरीफेरा, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे जो सबसे पहले पोरीफेरा है इसमें अगर कोश संगठन का स्तर देखें तो ये कोशिकीय स्तर का इनमें संगठन होता है
और जो सममित होती है, सिमेट्री होती है, वो अनेक प्रकार की देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे हम बात करें गुहा की, जो सिलोमिक कैविटी होती है, तो ये इसमें अब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। खंडी भवन मतलब इनका जो बॉडी होता है खंडों में बटा होता है, तो ऐसी भी स्थिति इसमें देखने को नहीं मिलती है। साथ ही अगर देखें यहाँ पे जो पाचन तंत्र होता है पोरीफेरा में, वो भी अब्सेंट होता है और परिसंचरण तंत्र भी नहीं देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ जो श्वसन तंत्र होता है ये भी अनुपस्थित होता है। विशेष लक्षण इसका क्या होता है कि शरीर में छिद्र तथा नाल तंत्र विकसित होता है। तो पूरे बॉडी पे छोटे छोटे पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, और इसी कारण से इस संघ को हम लोग क्या नाम देते हैं, पोरीफेरा छिद्रयुक्त प्राणी। दूसरे नंबर पे यहाँ पे हम देखेंगे, जो दूसरे नंबर पे है वो है सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा को अगर हम देखें तो सिलेंट्रेटा या फिर इसी को नाइडेरिया कहते हैं। इसमें ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है और इसमें एसिमेट्रिकल कंडीशन होती है। इसकी जो सम्मित होती है, सिमेट्री होती है, वो एसिमेट्री होती है। पाचन तंत्र और जो श्वसन तंत्र होता है वो अनुपस्थित होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे जो गुहा होती है और खंडी भवन की जो स्थिति है वो इसमें अनुपस्थित होती है। और अगर यहाँ पे हम देखें जो पाचन तंत्र होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। और इसी कड़ी में अगर देखें परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र, ये दोनों भी इसमें क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और इनके विशेष लक्षण क्या होते हैं, नीडोब्लास्ट दंश कोशिकाएं इन पर पाई जाती है। तो इनकी खास बात क्या होती है कि इनकी पूरी बॉडी पे दंश कोशिकाएं होती हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे टीनियोफोरा को। इसमें जो शरीर का संगठन होता है वो भी ऊतक स्तर का होता है। सिमेट्री अरीय होती है और इसमें गुहा अनुपस्थित होती है। साथ ही खंडी भवन भी नहीं होता है और इनका भी जो पाचन तंत्र होता है वो अपूर्ण होता है। और अगर हम बात करें श्वसन और परिसंचरण तंत्र की, तो ये दोनों तंत्र भी इसमें अनुपस्थित होते हैं। यहाँ पे अगर देखें हम इसमें विशेष लक्षण, तो इसमें कंकत या चलन के लिए पट्टिकाएँ पाई जाती हैं। इसी कड़ी में अगर आप यहाँ पे देखें संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज को, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज जो होते हैं इनमें भी अंगतंत्र स्तर का संगठन होता है। सिमेट्री बाईलैटरल सिमेट्री होती है और इनमें जो सिलोम होती है वो अनुपस्थित होती है। और इनका जो खास रूप से खंडी भवन की जो स्थिति है वो इनके अंदर भी देखने को नहीं मिलती है। और इनके पाचन तंत्र की बात करें तो इनका पाचन तंत्र भी क्या होता है, अपूर्ण होता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में भी पाचन तंत्र अपूर्ण होता है, जबकि इनमें श्वसन तंत्र और जो परिसंचरण तंत्र होता है ये दोनों भी अनुपस्थित होते हैं। और शरीर इनका क्या होता है, चपटा तथा शरीर पर चूसक मतलब जो क्या बोलते हैं उसे, एक तरह से चूसक पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखें एस्केहेल्मिन्थीज को, तो इनका जो शरीर का संगठन होगा अंगतंत्र स्तर का होगा। इनका बॉडी भी द्विपार्श्वली बाइलैटरल सिमेट्री होगा और इसमें सीरो कैविटी होती है, कूट प्रकुही स्थिति उपस्थित होती है। और इनमें अगर हम देखें यहाँ पे जो स्थिति है, कंडीशन है किसकी, खंडी भवन की, तो खंडी भवन इनके अंदर भी अनुपस्थित होता है, लेकिन जो पाचन तंत्र होता है वो पूर्ण होता है। तो पाचन तंत्र इनमें पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका विकसित होता है। और यहाँ पे अगर आप बात करें श्वसन तंत्र की और परिसंचरण तंत्र की, तो ये दोनों के दोनों अनुपस्थित होते हैं। और प्रायः ये कृमि रूप होते हैं और लंबे होते हैं। तो ये कृमि अर्थात कीड़े जैसी संरचना, केचुए जैसी संरचना में होते हैं और एक तरह से लंबे होते हैं। एनिलिडा को अगर हम देखें तो एनिलिडा जो होते हैं इनमें अंगतंत्र स्तर का संगठन होगा, बाइलैटरल सिमेट्री होगी और इसमें सीलोम होगा उपस्थित। और साथ ही यहाँ पे अगर देखें तो इनमें जो पाचन तंत्र होता है, शरीर जो होता है वो खंडों में बटा होता है, अर्थात खंडी भवन उपस्थित होता है। पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होता है और यहाँ पे परिसंचरण तंत्र उपस्थित होगा, जबकि श्वसन तंत्र जो होगा वो अनुपस्थित होगा। तो श्वसन तंत्र अनुपस्थित है और पाचन तंत्र उपस्थित होता है। और इम्पॉर्टेंट अगर इसका देखें तो जो शरीर होगा इसका एनिलिडा का, ये वलय में छल्लों की तरह होगा, जैसे घुमावदार छल्ले होते हैं स्प्रिंग जैसे, उसी तरह इसके पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। आर्थ्रोपोडा को अगर देखें तो आर्थ्रोपोडा में भी अंगतंत्र स्तर का संगठन होगा, बाइलैटरल सिमेट्री होगी, इनमें कैविटी होगी, शरीर के अंदर एक गुहा होगी और इनमें जो खंडी भवन वाली स्थिति जो खंडी भवन होगा, शरीर इनका खंडों में बटा होगा
और इनमें पाचन तंत्र विकसित होगा, पूर्ण होगा, और इनका जो परिसंचरण तंत्र होगा उपस्थित होगा, साथ ही इनमें श्वसन तंत्र भी देखने को मिलता है। और इनकी सबसे खास बात होती है वाह्य कंकाल, काइटिन, संधिपाद, ये सभी उपस्थित होते हैं इनके अंदर। यहाँ पे हम देख लेते हैं संघ मोलस्का को। तो मोलस्का में आप देख रहे हैं अंग तंत्र स्तर का संगठन है, बायलैटरल सिमेट्री, और इसमें यहाँ पे खंडी भवन नहीं होता है। पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होता है, श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र भी पाए जाते हैं। एकाइनोडर्मेटा को देखें तो ये भी अंगतंत्र स्तर का संगठन होगा, सिमेट्री इसकी एसिमेट्रिक होगी, और कैविटी भी उपस्थित होगी, खंडी भवन इसमें भी अनुपस्थित होगा, पाचन तंत्र इसमें विकसित होगा, और श्वसन और परिसंचरण तंत्र भी क्या होंगे, पाए जाएंगे। जल संवहन तंत्र अरीय सममित का होता है, एसिमेट्रिकल कंडीशन में पाया जाता है। हेमिकार्डेटा को अगर देखें तो ये भी ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, बायलैटरल सिमेट्री होगी, इसके अंदर भी कैविटी उपस्थित होगी, और इसमें भी खंडी भवन वाली जो स्थिति होगी वो नहीं होगी, और साथ ही इसका पाचन तंत्र पूर्ण रूप से विकसित होगा, और श्वसन तथा परिसंचरण तंत्र भी उपस्थित होते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें कार्डेटा को, तो कार्डेटा के अंदर भी अंगतंत्र स्तर का संगठन होगा, बायलैटरल सिमेट्री और कैविटी उपस्थित होगी, और इनका जो शरीर होगा वो खंडों में बटा होगा, और पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और ये सारे जो सिस्टम होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं, वो पूरी तरह से विकसित होते हैं। और पृष्ठ रज्जु तथा खोखली होगी, और तंत्रिका रज्जु, क्लोम छिद्र तथा पाद अथवा पंख, ये सभी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसी के साथ जो संघ कार्डेटा था वो आज पूरी तरह से समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।